अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में नित नए तरीक़ों से शहरियों के साथ फ्रॉड करने के वाक़यात तेज़ी से रोनमा होना शुरू हो गए हैं। कभी कोई आपको कॉल करके या मैसेज करके कहता है कि वो बैंक से बात कर रहा है या किसी कंपनी के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है कि आपका इनाम निकला है, आप इतनी रकम जमा कराएं तो आपका इनाम निकल आएगा। हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर आपको बताया कि किस तरह से ईमो, एक जो इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस है, उसके ज़रिए बैरून मुल्क जो शहरी रह रहे हैं उनको फ़ोन करके उनसे रकम हथियाई जा रही है। आज के प्रोग्राम में भी आपको एक ऐसा ही फ्रॉड दिखाएंगे, किस तरह से गाड़ियों का फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरह से जो गाड़ियां बेचने वाली साइट है वहां पर 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स के साथ गाड़ी जो है वो पोस्ट की जाती है और उसको बेचा जाता है, वो भी जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ, और रकम भी मौके पर कैश वसूल की जाती है ताकि कोई ट्रेस ना रहे। ये वाक़या किस इलाके में पेश आया, कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, कितनी गाड़ियां बरामद हुई हैं, कितने मुद्दई अब तक सामने आ सके हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। अब तक हमने जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ शहरियों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, ये दोनों वाक़यात जो हमने 2 पहले प्रोग्राम किए थे वो भी नवाकोट वाक़े थाने में ही पेश आए थे। नवाकोट पुलिस ने ही दोनों फ्रॉडियों को पकड़ा था। दोनों गिरोह का आपस में अब ताल्लुक भी निकलता जा रहा है और जैसे जैसे केस डेवलप होगा, अगर और मज़ीद उनके साथी गिरफ्तार हुए तो किसी प्रोग्राम में वो भी आपको बताएंगे कि अब तक कितने मुल्ज़मान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। लेकिन इस केस में भी गाड़ियों का किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, ये नवाकोट पुलिस ने एक मुलजिम को पकड़ा है, ये हमारे साथ मौजूद है। इसके कब्जे से कितनी गाड़ियां बरामद हुई हैं और अब तक ये कितनी गाड़ियों का फ्रॉड कर चुका है, तमाम चीज़ें इसी जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम ओन मोहम्मद है। ओन, कहाँ के रहने वाले हो? मैं आफसाबाद कराची। किस केस में तुम्हें पुलिस ने पकड़ा? जी, हमारा जो हम रेंट पे और बैंक लीज पे गाड़ियाँ लेते हैं और उनके बाद में हम 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें हम कैश पे सेल कर देते हैं। अच्छा, ये प्लान तुम्हारे जहन में कैसे आया? कितने बंदे तुम्हारे साथ इसमें मुलविस हैं? ये टोटल 5 बंदे हैं जिनमें से मैं 2 को जानता हूँ। एक का नाम यूनस है और एक का नाम जो है जहांजेब खां है। बाकी बंदे जो अभी उनको मैं अभी जानता नहीं हूँ। और ये जो है मैंने 3 से 4 माह पहले ये काम शुरू किया। किस तरह तुम्हारे जहन में ये आया कि ये पहले के जरिए भी बंदे काम कर रहे थे, उन्होंने ही जो है इस चीज़ में मुझे मुलव्वस किया है। कैसे करते हो फ्रॉड? फ्रॉड हम ये बैंक लीज की और रेंट की गाड़ियाँ लेकर उनके 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और फिर उनको जो है कैश पे उनके 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनको कैश पे सेल कर देते हैं। एक लाहौर में मिसाल के तौर पे गड़ी शाहू में एक रेंट वाला है। जी सर। आपने उससे गाड़ी रेंट पे ले ली? जी सर। तो उसको सिर्फ रेंट दिया तुमने? जी, रेंट। तो गाड़ी फिर आगे कैसे बेचोगे? डॉक्यूमेंट तो तुम्हारे पास है नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास तो गाड़ी और चाबी है। वो उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वो जो अगले बंदे हैं, जो ग्रुप है 5 बंदों का, वो तैयार करके उनको जो खुद ही OLX पे लगा के वो सेल कर देते हैं। तो रेंट पे जब गाड़ी लेने जाता है कोई बंदा तो उसको तो वहाँ पे अपने ID कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है, कोई गारंटी दिलवानी पड़ती है। तो तुम लोग कैसे गारंटी और ID कार्ड की कॉपी वगैरह सारा कुछ कैसे अरेंज करते हो? सारे उसमें कुछ बंदे होते हैं जिनके नाम का रेंट बनता है और कुछ बंदे होते हैं जो गारंटी देते हैं। हाँ हाँ। मिसाल के तौर पे तुमने एक कोई 15 लाख वाली गाड़ी रेंट पे ले ली है, तो उसको कितने पे बेचते हो तुम? उसकी जो कीमत होगी उसी कीमत पे सेल। अच्छा, उसी कीमत पे बेचते हो। अब तक लाहौर में कितनी गाड़ियाँ बेची हैं तुमने? 10 से 15 गाड़ियाँ। 10 से 15 गाड़ियाँ। गाड़ियाँ बेचने का तरीका क्या है? ये OLX पे लगाते हैं और OLX पे लगा के जो है उसको सेल कर देते हैं। OLX पे तुमने एक इश्तिहार लगाया, मुझे वो तुम्हारी गाड़ी पसंद आ गई, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तो जब मैं गाड़ी लेने लगूंगा तुमसे कागजात मांगूंगा, मैं उनकी वेरिफिकेशन कराऊंगा, सारा कुछ होता है, तो पकड़े नहीं जाते उसमें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं तकरीबन ओरिजिनल ही होते हैं। थोड़ा ऊंचा बोलो। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो तकरीबन असल की तरह ही होते हैं, इसलिए वो पता नहीं चलता, तो इसलिए सेल कर देते हैं। अच्छा, तरीकाकार क्या है तुम्हारा? तुमने गाड़ी एक OLX पे लगाई, वहाँ पे तुम्हें फ़ोन आया, उसके बाद फिर कैसे करते हो? मैंने उसके बाद वो बंदा जो आता है उसको गाड़ी और डॉक्यूमेंट्स दिखा के उसको कैश लेकर हम वो गाड़ी उनको दे देते हैं। तो अब तो कैश का काम लोग बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर लोग या बैंक ट्रांसफ़र करते हैं या वो पे ऑर्डर वगैरह बना के देते हैं। नहीं, इसमें पे ऑर्डर या बैंक का नहीं होता, कैश का ही काम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ इसमें कोई एक्साइज वगैरह के लोग मुलविस हैं या सारे तुम्हारी तरह ही हैं? नहीं, सारे ऐसे ही हैं, कोई भी बंदा नहीं एक्साइज का। एक्साइज का कोई नहीं है? पुलिस वाला भी कोई मुलविस है? नहीं सर।
जो 15 गाड़ियाँ बेची हैं, जिन रेंट वालों से ली थी, उन्होंने तुम्हारे पास आके तुम्हें तुम्हारे खिलाफ दरखास्तें वगैरह नहीं दी? सर वो जो 15 गाड़ियाँ गई हैं वो सारी मेरे रेफरेंस में गई, बाकी वो कुछ और लोगों ने ली हैं जो उन्होंने ऊंचा बोलो ज़रा। कुछ और लोगों ने भी ली हैं जो सेल की हैं। मेरे रेफरेंस से सिर्फ 2 या 3 गाड़ियाँ गई हैं। अच्छा, अभी किस केस में तुम पकड़े गए हो? अभी सर गाड़ी थी जिसको OLX पे लगाई हुई थी सेल करने के लिए, तो ये थाना नवाकोट पुलिस जो उधर मौके पे पहुंच गई थी। इनको कैसे शक गुजरा कि तुम 2 नंबर गाड़ी बेच रहे हो? सर ये आइडिया नहीं है। लाहौर में तुम कहाँ रह रहे थे? सर लाहौर में, मैं सांदा में। सांदा में रह रहे थे, और गाड़ी जो तुमने दिखानी थी वो कहाँ दिखानी थी? मॉडल टाउन कचहरी में। मॉडल टाउन कचहरी में? उस जगह का इंतखाब क्यों किया तुमने? सर उधर क्योंकि उधर हम गए हुए थे, इसलिए उधर हमने बुला लिया था। तुम अपने आप को क्या शो करते हो जब गाड़ी बेचते हो? कोई तुम्हें फ़ोन करता है, तुम अपना क्या बताते हो? कौन हो तुम? सर अपना नाम वगैरह बताते हैं, सारे डिटेल बताते हैं। हाँ, वकील शो करते हो अपने आप को? जी सर। ज़रा ऊंचा तो बोलो यार, अब तो पकड़े गए हो, अब इसमें तुम्हारे घबराने की क्या ज़रूरत है? कौन सी फांसी लग जानी इस केस में? खुल के बोल मेरा भाई। अच्छा, वकील बताते हो, तो उस वकील बताने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, वो फिर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई कौन? जिनकी गाड़ियाँ पकड़ी तुमने बेची होती हैं वो नहीं कार्रवाई करते? नहीं, जिन्होंने गाड़ी ली होती है। क्यों कार्रवाई नहीं करते? सर ये पता नहीं, अभी इल्म में नहीं है। अच्छा, कभी तुम्हें ये ख्याल आया कि लोग, एक बंदे ने कारोबार रिस्क चलाने के लिए अपना गाड़ी रेंट पे दी, तुमने उसकी गाड़ी 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स के साथ बना ली, और फिर तुमने आगे बेच भी दी, और जिनको बेची वो भी परेशान, जिसकी तुमने गाड़ी ली वो भी परेशान? कोई इंसानियत कभी ज़मीर ने झंझोड़ा हो? शर्मिंदा हूँ मैं इस चीज़ पर। नहीं, इतनी जल्दी शर्मिंदा कैसे हो सकते हो? पुलिस ने मारा मुरा है, उसकी भी ऐसे ही शर्मिंदा हुए हो? नहीं सर। हाँ सर वैसे ही इस चीज़ काम से 15 गाड़ियाँ बेच दी, तब शर्मिंदगी नहीं हुई? कभी सोचा था पकड़े जाओगे? नहीं सर, मेरी ये पहली गाड़ी थी जो मैंने ली थी। यार अभी तुमने कहा कि तुमने 2-3 गाड़ियाँ अपने रेफरेंस से बेची हैं। सर वो बेची नहीं, वो रेंट पे ली थी सर। अच्छा, जो रेंट वाले हैं जिनसे ली थी, जी सर। वो तुम्हें जानते थे? जी सर। तो अब वो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया? जी मुकदमात हुए हैं, उनमें कुछ में बेल हो गई और एक में कितने मुकदमे तुम्हारे खिलाफ अब तक दर्ज हो चुके हैं? 4। कौन कौन से थानों में? 2 फैसल टाउन और कायद इंडस्ट्रियल और इधर नवाकोट में। कौन कौन सी गाड़ियाँ उसमें तुमने उठाई? वैगनार और एक सिटी है। और कितने की बेची? सर वो जो है उसमें माइनर सी कमीशन रख के हमने वो अगले बंदों को दे दी थी। पैसे किधर गए? सर वो यूज़ हो गए, क्योंकि उसमें जो हमें कमीशन आता है वो तकरीबन इक्वल टू रेंट होता है। बस? जी सर। उसका क्या फ़ायदा इक्वल टू रेंट का? सर बस यही होता है। अच्छा ये बताओ, डॉक्यूमेंट्स कौन बनाता है? कहाँ से बनते हैं ये डॉक्यूमेंट? ये जो अगले बंदे हैं वही डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, उनका मुझे इल्म ना। कितने के बन जाते हैं ये डॉक्यूमेंट? ये इल्म ना है मुझे, क्योंकि वो जो खुद ही वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के खुद ही जो कागज़ कंपनी देती है वो भी ओरिजिनल की कॉपी बनाते हो तुम लोग? जो इनवॉइस वाला कागज़ होता है जी सर। वो भी नकली होते हैं? सर सारे नकली होते हैं। कार्ड भी नकली? जी सर। किताब भी नकली? जी सर। जो पासपोर्ट जैसी किताब है वो भी नकली? सारा कुछ नकली? जी सर। वो कितने में बन जाती हैं? सही आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि ये जो बंदे तैयार करते हैं उन्हीं को आइडिया है इस चीज़ का। ये नया स्मार्ट कार्ड है जो एक्साइज पंजाब की तरफ से जारी किया जाता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि नाम लिखा होता है, ये साइड पे गाड़ी का नंबर लिखा होता है, और ये पीछे स्कैन कोड, यानी इसको यहाँ से स्कैन करके पता चल सकता है कि गाड़ी का क्या है स्टेटस। लेकिन लोग फिर भी इसके चकमे में आ रहे थे, और अब तक जैसे ही आपको बता रहा है कि 15 के करीब गाड़ियाँ बेची जा चुकी हैं। अभी इस गैंग के और जो साथी हैं इसके वो गिरफ़्तार होना बाकी हैं, लेकिन मुल्ज़िमान आपके सामने हैं। गाड़ियाँ रिकवर हो चुकी हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी जो है वो भी ये रेंट पे लेते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनसे रब्ता करेंगे कि जब वो इस शख्स को जानते ही नहीं हैं तो उन्होंने क्यों गाड़ियाँ इसको दी, और जिस शख्स ने इसको पकड़वाया है उससे भी मिलेंगे। वो अपनी फैमिली के साथ गया था। जब मेरी पुलिस से बात हुई तो पुलिस ने बताया कि वो फैमिली के साथ गया और इसका इसरार था कि फैमिली के साथ कैश लेके आना। तफ्तीशी अफसर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से मुलजिम पकड़ा गया और जो इसके भी साथी हैं उनका क्या स्टेटस है। तारिक साहब, जैसे ये बता रहा है कि ये 5 लोगों का गिरोह है, कैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये ऐसे फ्रॉड हो रहा है? ये हमारे थाने में काफ़ी मुकदमे दर्ज हो रहे थे। वो एसपी साहब और डीएसपी साहब की हिदायत के मुताबिक इंस्पेक्टर साहब ने हमें गाइड किया। वो इस तरह हमने भी एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग बनाने के बाद OLX पे वो हमने एक ऐड लगी हुई थी, उस पर हमने एक बंदा हायर किया। उसने अपनी मिसिस के साथ गया, इसको करके। मिसिस के साथ क्यों गया? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी कि अपनी बेगम अच्छा, के इसने साथ कहा था? फैमिली के साथ अच्छा। आए, नगद पैसे लेके आए,
ताकि वो हम इसको फिर आपको गाड़ी दिखलाएंगे मौके पे या ठीक है। देते हैं। तो वो गाड़ियां जो है वो काफ़ी चोरी इधर उधर से हो रही थी, फ्रॉड हो रहे, 3-4 मुकदमे हमारे पास। ये गाड़ियाँ किन रेंट वालों से लेता है? ये इसी इलाके के, जैसे ये बता रहा है कि सांदे का रहने वाला, उसी इलाके से? मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये लेते हैं। ये 8-10 लोगों का ग्रोह है। अभी 5 का इसको पता है, बाकी का इसको नहीं पता। बाकी मुलजमान का स्टेटस क्या है? बाकी मुलजमान जो हैं वो कुछ पाकपतन के हैं, कुछ लाहौर के हैं, डिफरेंट जगह के हैं। तो ये फेक ही डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसके अभी ये कार्ड भी बना रहे हैं, अभी ये बुक भी बना रहे हैं। और ये एक बंदा कोई काम करता है, दूसरा ऊपर से उसके पे मिट्टी डालने के लिए आ जाता है कि नहीं नहीं ये ऐसे ही है। वो एक कोई आउटसाइडर बन के आ जाता है, वो बंदे को मुतमिन कर देते हैं, जिससे मुतमिन होने से वो फिर बंदा उनको पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाता है। फौरी तौर पर ये पैसे भी ले लेते हैं, और पैसे लेने के बाद ये जो राब्ता है वो तो मोबाइल नंबर से होता होगा। जी, मोबाइल नंबर भी ये तब्दील कर लेते हैं। और इन्होंने आईडी कार्ड भी फेक बनाए हुए हैं। और आईडी कार्ड किसी, अगर ये मेरा बधाई है, इसके आईडी कार्ड के ऊपर तस्वीर किसी और की लगाई हुई है। अच्छा। नाम और नंबर इसका चल रहा है, लेकिन वो तस्वीर किसी और की लगी हुई है। इसी तरह ही वो ये तो बाकी मुलजमान जब ये पता चलेगा होगा, इसके साथियों को, बाकी मुलजमान पकड़े वो तो फरार हो गए। वो अभी फरार है, हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब जो ही वो पकड़े जाएंगे फिर आपको बताएंगे उसके बारे में मजीद गाड़ियाँ। रेंट वाले क्या कहते हैं? रेंट वालों से आपकी बात हुई कि जब वो इसको जानते नहीं थे तो गाड़ी क्यों दी? नहीं, वो इस तरह है कि वो रेंट के लिए भी कभी एक बंदा चला जाता है, वो फेक डॉक्यूमेंट्स फेक शनाख्ती कार्ड लेके जाते हैं। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी उनको देते हैं, तस्वीर के और की होती है, शनाख्ती कार्ड की नाम किसी और का होता है। वो मेरे पास वो पाकपतन के बंदा है, उसने 3 नाम रखे हुए हैं। एक उसका नाम पहला माजिद है, अली है, अली पे एक जगह पे लिया, एक जगह पे माजिद के नाम से लिया। ऐसा उसका रियल नेम अभी पता जाए अदनान है। इसी तरह वो हर जगह पे अपना नाम तब्दील कर लेते हैं, वो अपनी शनाख्त तब्दील कर लेते हैं, जिस वजह से वो पकड़े नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया। जी, तफ्तीशी अफसर की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। जिस फैमिली ने किरदार अदा किया है इसको गिरफ्तार करवाने में, उनसे भी गुफ्तगू करें, उनसे जानेंगे कि उनको कैसे शक हुआ और पुलिस की उन्होंने क्यों मदद की। जिन रेंट वालों से ये गाड़ी ले रहे थे उनसे भी जानेंगे कि रेंट वालों के पास एक पूरा परफॉर्मा होता है जिसके अंदर नाम, पता, शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है। फिर उसके अंदर गारंटी डाली जाती है कि मोहल्ले का कोई मौजूद शख्स होता है, वो गारंटी देता है कि हाँ जी इसको गाड़ी दे दें, ये लेके फरार नहीं होगा। क्या वो लालच में आके गाड़ियाँ दे देते हैं कि रेंट आएगा? ये क्या सारा सिस्टम है, उन लोगों से जानते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी जानेंगे। जैसे अभी तफ्तीशी साहब बता रहे हैं कि 4 मुलजमान इसके फरार हैं और मजीद इसके साथी भी हो सकते हैं, तो क्यों उसमें ताखीर की जा रही है, क्यों बाकी इसके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? हमारे साथ इस टाइम 2 ऐसे फ्रीक मौजूद हैं जो इस वारदात में डायरेक्टली मुंसलिक हैं। एक ये मोहसिन है जिसने गाड़ी ख़रीदनी थी और ये उस साइट के ऊपर जाके गाड़ी ढूंढ रहा था, और जब इसको गाड़ी पसंद आई तो क्या वजह बनी कि इसने अपने साथ पुलिस वाला लेके गया, और जब पुलिस वाला लेके गया उसने इस बंदे को कैसे पकड़ा, ये सारी स्टोरी इसी से जानते हैं। फिर दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं जो रेंट कार का कारोबार करते हैं, इनसे भी ये जानेंगे। मोहसिन, आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, क्या हुआ ज़रा वाक़या अपना बताइएगा, कैसे आप इस बंदे तक पहुँचे? जी, मैं असल में सर गाड़ी ढूंढ रहा था एक OLX पे। तो OLX पे ये मुझे गाड़ी पसंद आई, वैगनआर 17 मॉडल। कितने, क्या रेंज थी आपकी, किस रेंज की गाड़ी खरीदनी थी आपने? 10 को लाख तक। अच्छा। इसने 12 लाख रुपए लगाया बता। मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा आप इसमें कोई काम कर सकते हैं? इसने कहा जी कर लेंगे आप। एक ही पिक लगाई थी। हाँ। तो मैंने इस पे राब्ता किया, व्हाट्सएप पे आया, इससे पिकें और मंगवाई, डील की। इसने 11 लाख फाइनल कहा। तो मैंने कहा मैं तो 10 तक लेना चाहता हूँ। इसने मुझे कहा जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं लाहौर से ही हूँ, फ़लाँ जगह से। हाँ। तो इसने कहा ठीक है जी आप आ जाएं तो कर लेते हैं, कुछ और काम कर लेंगे। मैंने इनको टाइम दिया कि मैं कर लाऊँगा 2 बजे। अच्छा। तो ये बार बार मुझे कॉल करते हैं जी आप कहाँ से आएंगे, कौन आपके साथ आएगा? और मैंने कहा जी फैमिली साथ आएगी। मैं 2 इसने कहा फैमिली लाने का, या आपने खुद से कहा कि फैमिली साथ है? ये पूछता रहा ना कौन कौन आपके साथ आएगा। बार बार ये 2-3 दफ़ा इसने कॉल की जी आपके साथ कौन कौन आएगा, कहाँ से आप आएंगे, किस टाइम आएंगे। कभी ये मुझे कहता था कि अभी आप आ जाए, मैंने कहीं जाना है। फिर इसके साथ शाम 4 बजे का टाइम बना,
तो कहता है जी आप जल्दी आ जाएं, मुझे किसी की पेमेंट देनी है, आपने पेमेंट कैश लेके आना है तो आएँ, अदरवाइज़ ना आए अगर कैश पेमेंट नहीं है तो। गाड़ी पसंद है तो फिर आपने आना। मैंने कहा जी गाड़ी हमें पसंद है, पिक और मंगवाई। फिर इसने 2-3 लोकेशन चेंज की। उसके बाद मुझे डाउट हुआ कि ये बंदा गलत है, ये ना कोई फ्रॉड करना चाह रहा हमारे साथ। मेरा एक दोस्त था पुलिस वाला, उससे मैंने बात की, उसने कहा जी ये बंदा वाकई को 2 नंबर लग रहा है, तो आप जब आप पुलिस वाले को आप कैसे जानते थे? वो हमारा एक मोहल्लेदार है। अच्छा। उससे मैंने बात की कि ये देखो इस तरह कभी लोकेशन चेंज करता है, कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, और कहता है जी पैसे कैश लेके आने आपने। हाँ हाँ। तो वो भाई को मैंने फिर बताई सारी सिचुएशन, फिर इससे बात की। इसने 3-4 जगह चेंज की। अच्छा। और फिर हमारा टाइम बना रात 7 को बजेगा। फिर मैं अपनी फैमिली के हमरा तो गाड़ी लेने के लिए तो बंदा दिन में जाता है, आप शाम में क्यों गाड़ी लेने? बस ये कह रहा था, कभी ये टाइम ही वो बताता था, कभी दिन को कभी शाम को लेट नाइट। ये तो 12-1 बजे कह रहा था हम फ्री होते हैं कहीं से, ये मेरा साइड बिजनेस है तो आप 12-1 बजे रात को आ जाएं। लेकिन 10 को बजे हमने जो है टाइम इससे फिक्स किया। 10 को बजे हम गए हैं, जाके वो पुलिस वाले मेरे साथ ही थे, तो कंफर्म हो गया कि इसके जो है ना ये 2 नंबर है बंदा। तो पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा? वो इसके हमने पहले, मैं फैमिली के हमरा गया हूँ, इसके डॉक्यूमेंट मैंने चेक किए हैं, तो एक पुलिस वाला हमारे साथ सिविल में था, उसने चेक किए तो 2 नंबर थे, फुली मशकूक हुआ, तो वो पकड़ के ले आए। आगे ये मामला सारा आपके सामने। ठीक है जी। मोहतरम, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ मोहम्मद बाबर। बाबर, कहाँ पे काम करते हैं आप? ये न्याजी अड्डा रेंटे का। अच्छा, कितने अरसे से रेंट का काम कर रहे हैं? तकरीबन 2 साल हो गए। मैंने अगर एक गाड़ी रेंट पे लेनी है तो कौन से कवायफ आपको चाहिए होंगे मेरे, जिसके बाद आप मुझे गाड़ी देंगे? 2 गारंटर चाहिए होते हैं और एक जिसने गाड़ी लेनी है उसका आईडी कार्ड। गारंटर कोई भी हो सकता है? जान पहचान आपके जानने वाला होना चाहिए। अच्छा, आप अभी थाने क्यों हैं? मुझे तकरीबन 7 माह पहले मेरी गाड़ी ऐसे ही, ये और नामी बंदा मेरे पास आया और 7 2 बंदे लेके आया। ठीक है, आप उनको जानते हैं? जी मैं जानता हूँ। कैसे जानते थे? मेरे एक दोस्त का ये दोस्त है, तकरीबन को 3-4 साल से मैं इसे जानता हूँ। अच्छा। ये वकील वगैरह शो करवाता लेकिन है नहीं। अच्छा जी। ठीक है, ये बाद में पता चला, ये फ्रॉड के बाद। तो ये बंदा आया, 7 2 बंदे लेके आया, इसने मुझे कहा गाड़ी चाहिए, तो इसकी सिस्टर की शादी है तो लोकल लाहौर में चलनी है, तो मैंने दे दी गाड़ी। मैंने कहा उसका गारंटर कौन थे? गारंटर ये खुद था, और जो गाड़ी लेके आया उसका आईडी कार्ड ही 2 नंबर था। 7 माह पहले ये मेरे साथ वाकया हुआ। आपकी कौन सी गाड़ी लेके गया ये? मेरी वैगन आर एस सिल्वर कलर की। कितना रेंट था उस टाइम? उसका 2500 पर डे था। अच्छा, और आपने गाड़ी दे दी? हाँ जी, मैंने इसको दे दी। 10 दिन का रेंट ले लिया एडवांस ही, और उसको गाड़ी दे दी। 10वें दिन गाड़ी लाहौर से बाहर जाती है तो ट्रैकर से कॉल आती है, तो मैं इनसे पूछता हूँ यार गाड़ी लाहौर से बाहर जा रही है। वो कहते हैं एमरजेंसी वालदा को साहिवाल हॉस्पिटल में चेक करवाना है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, माएँ तो होती हैं। तो मैंने इसको इजाज़त दे दी, ट्रैकर को भी, ट्रैकर ओपन करवा दिया, चला गया। और सुबह होती है, सुबह तकरीबन को 2 बजे इसने गाड़ी का ट्रैकर ऑफ हो जाता है, कट जाता है। तो मैंने कहा यार क्या हुआ? कहते हैं यार वो गाड़ी सर्विस करवाई होगी तो कोई मसला नहीं है, आप 2 दिन तक 10 दिन हमने और स्टैंड करने हैं, तो लिहाजा आप जो सा ना 2 दिन तक साहिवाल ही चले जाएँ, वहीं पे गाड़ी है हॉस्पिटल के पास, तो साथ इलेक्ट्रिशियन ले जाएँ, ट्रैकर ठीक कर लें। मैं 2 दिन तक चला गया, इससे रब्ता करके वहाँ पे चला गया। वहाँ जाके मैंने इसको जब कॉल की तो उसने कहा 5 लाख रुपया कैश नगद दोगे तो गाड़ी आएगी, नहीं तो कोई तुम्हारा माई का लाल गाड़ी नहीं ढूंढ सकता। तो मैंने फिर नवाकोट थाना में पुलिस अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवाई, तो उन्होंने थोड़ी बहुत सर्चिंग की। उसके बाद मैं लंबी नींद सो गया कि नहीं मिल सकती गाड़ी। मैं जमरोद पेशावर तक काफ़ी जगह अपनी प्राइवेट तौर पे मैंने रिसर्च किया, पर नहीं मिल सकी गाड़ी। अचानक ही मुझे कॉल आती है कि आप आएँ, आपका ओनामी मुलज़म जॉनसना जो आपकी FIR में जिसकी ज़मानत बताइएगा, आपकी एक गाड़ी गई है? जी मेरी एक गाड़ी गई है, और मैंने एक गाड़ी, और जब ये पकड़ा गया तो अपने व्हाट्सअप के ग्रुप होते हैं हमारे रेंटे कार के। अच्छा। तो उसमें मैंने पिक्चर शेयर की है, तो 4-5 FIR इसके सामने और आ गई हैं, इनके सामने वो भी आ रहे हैं। जब आप ओन को डायरेक्टली जानते नहीं थे, आपका उसके साथ ताल्लुक नहीं था, रोजाना का मिलना नहीं था, तो फिर आपने उसकी गारंटी एक दोस्त के रेफरेंस से। उस दोस्त से आपने पूछा जब गाड़ी आपकी गायब हुई? हाँ, उससे पूछा मैंने, कहता यार मुझे भी नहीं था पता, ये हो जाना ये हो जाना। वो हैदराबाद चला गया। ये फ्रॉड बड़ा आम होना शुरू हुआ है लाहौर में रेंटे कार की गाड़ियों का। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, आप लोग लालच में आके गाड़ियां दे देते हैं, फिर बाद में आप गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, या आप लोगों को यकीन होता है कि हमारी गाड़ी कहीं नहीं जा सकती, हम ढूंढ लेंगे बंदों को? नहीं सर, ये चीज़ नहीं है। हर इंसान के अंदर एक लालच तो होता ही है, शैतान तो होता ही है हर एक इंसान के अंदर। कुछ लोग लालच भी करते हैं, लालच की सजा मुझे 7 माह हो गए भुगत रहा हूँ। उम्मीद ही गाड़ी मिलेगी? गाड़ी मिल गई है, इसने बरामद करवा। गाड़ी मिलेगी? नहीं,
नहीं थी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 7 माह हो गए, मैं तो बोल ही गया था इस गाड़ी। क्यों उम्मीद नहीं थी, क्यों लंबी नींद सो गए हुए थे आप? क्योंकि जहाँ जहाँ लोकेशन इनके लिए है, कभी जमरोत आ रही थी, कभी पेशावर आ रही थी, कभी इस्लामाबाद आ रही थी, तो वो उस लिहाज से मुझे ये लगा कि गाड़ी कट ऑफ हो गई है। सही। मोहसिन की वजह से मुलजिम पकड़ा गया और बहुत से लोगों का फ़ायदा जो है वो होना शुरू हो गया। बाबर की आपने गुफ्तगू सुनी, इंसान है कहीं ना कहीं, वो कहते हैं लालच जरूर होती है, लेकिन उसके अंदर जो गारंटियर था वो बाद में गारंटियर भी मुकर गया कि मैंने ही गाड़ी जो है वो चोरी कराई और मुझे 5 लाख रुपए दे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ कमर साजिद मौजूद है। जी मैं एक और बात कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं एसपी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, अब्दुल वहाब साहब का। पुलिस का तो काम है यार, उसे तो काम करनी जी है। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने मेरे पर्सनल तौर पे इन्होंने इनकी तारीफ के लायक है जो इन्होंने दिनों में मेरी गाड़ी रिकवर करवाई। हालांकि ये गाड़ी, आपको पता है इनके इलाके में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, यही पूछते हैं इनसे कि इनके इलाके में क्यों फ्रॉड हो रहे हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले 2 प्रोग्राम जो किए उसके अंदर भी फ्रॉडी इन्होंने पकड़े थे और वो फ्रॉड भी बड़ा मुनफरिद साहब कर रहे थे, एक ईमो के ऊपर कर रहे थे और एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव बन के कर रहे थे। कमर भाई, आपसे पिछले प्रोग्राम में भी यही पूछा था कि आपके इलाके में खुसूसन ऐसे मुकदमा दर्ज होते हैं जिसके अंदर फ्रॉड किया जा रहा है, क्या वजह है? कोई इलाके में शहर के बिल्कुल एग्जिट के ऊपर है, ये वजह है, क्या वजह है? बीइंग ऑफिसर क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी बतौर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज दूसरी पोस्टिंग है। पहले इकबाल टाउन था, उसके बाद ये नवाकोट, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह से ज़ायद हो गए। तो ये आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है कि यहाँ पे क्राइम्स, ये मल्टीपल क्राइम्स का जो थाना है। एक तो यहाँ पे जो है ना, ये लारी बस स्टैंड जो है वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे मुसाफिर आते हैं और यहाँ पे जो एवरेज जो क्राइम है सालाना वो कोई 4000 के करीब है। तो मल्टीपल चॉइस है यहाँ पे क्राइम्स की, कोई एक स्पेसिफिक क्राइम नहीं है। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सीनियर अफसरान, जिनमें CCPO साहब, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब नवाकोट सर्कल, ये जो हमारी पूरी चेन ऑफ कमांड है ये क्राइम फाइटिंग पे बिलीव करती है। और क्राइम फाइटर्स होने के नाते ये फोकस होता है हर किस्म के क्राइम्स के ऊपर। तो ये बड़ा हमारी इकबाल टाउन डिवीज़न में इसकी काफ़ी शिकायत आ रही थी। इस पर DI साहब ने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया। और अब आपने 5 से 8 बंदों का गैंग है जिसमें से आपने एक बंदा पकड़ा है, बाकियों का क्या स्टेटस है? जैसे आपके तफ्तीशी बता रहे थे तारिक साहब के बाकी जो है वो फरार हैं और उनको पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, इसमें गुजारिश ये है कि ये बड़ी मुश्किलों से ये इनको हमने ट्रैप किया है। जैसे आपने सुन ही लिया होगा सारा, वो ये जो लड़का है फैक्ट्री है, ये भाई हैं कि ये बड़े मुश्किल से काबू आए हैं। और अभी जो बाकी बंदे हैं वो रुपोश हैं, उन पे भी इंशाल्लाह ताला जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उन पे काम कर रहे हैं। तो रेड्स वगैरह किए हैं लेकिन वो आगे पीछे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वो जल्दी। ये अपने मुंह से 15 गाड़ियां मानता है कि इसने 15 गाड़ियां जो है वो रेंट की बेची हैं। बाकी मुतासरीन कौन है? ये तो एक बंदा हो गया, दूसरी गाड़ी आपके पास खड़ी है, वो किसकी है और बाकी मुतासरीन कौन है? जी बिल्कुल, अभी ये जो हमारे थाने में 2-3 FIRs इनके खिलाफ दर्ज हुई थी, उनमें अभी 2 मुद्दई तो हमारे पास ट्रेस आउट हो गए हैं, बाकियों से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा ये 2-3 थाने और हैं हमारे, इसमें इकबाल टाउन डिवीज़न है, कुछ दूसरी डिवीज़न्स हैं, उनके भी जो है ना ये मुल्ज़मान है। तो ये बड़ा रैपिड था कि रेंटे कार हर बंदा बिलीव करता है कि गाड़ियाँ मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है गरीब लोगों ने, गरीब आवाम ने। तो ये उनको फ्रॉड करते थे, ट्रैकर काटते थे, ट्रैकर काट के उनको जो है ना 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स ये सारे मेरे पास हैं, बुक्स हैं, कार्ड्स हैं, फाइलें भी हैं, हर चीज़ जो है इन्होंने जो है वो तैयार की हुई। इनके डिफरेंट इनके काम है। मतलब एक बंदा OLX पे लेके आता है, एक बंदा इसको रेंट पे गाड़ी लेता है, एक जो इनमें से बंदे हैं वो जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। तो ये बस इसी तरह ये जो है ना, गाड़ियाँ हमने लाहौर से बरामद की हैं दोनों। जी गाड़ियाँ हमने लाहौर से बरामद। जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने तौर पे बहुत ज़्यादा गाड़ी तलाश की, गाड़ी नहीं मिली, इसका मतलब है गाड़ी वो लाहौर में रखते हैं, लाहौर में वो बेचते हैं और गाड़ी फिर बाद में लाहौर में इस्तेमाल होती रहती है। जी बिल्कुल, अभी हमने रिसेंटली एक बुरे वाला से भी गाड़ी बरामद की है। तो ये गाड़ियाँ जो है ना, ये जब इस तरह इलाका गैर नहीं जाती, यहाँ भी फिरती जी, यहाँ पे ये आगे पीछे कर लेते हैं। अभी ये जो भी खरीद रहा है वो तो पेमेंट देके पूरी खरीद रहा है ना। जी एग्जैक्टली। अभी चूंकि ये इसको अभी अरेस्ट किया है, इसकी इंटरोगेशन अभी बाकी है, तो इंटरोगेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे कोई हालात सामने आएंगे तो वो भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। बहुत मेहरबानी। एक शहरी की मदद से ऐसा मुलजिम पकड़ा गया है जो मुतवातर शहरियों के साथ फ्रॉड कर रहा था और फ्रॉड भी कर रहा था रेंटे कार वालों के साथ जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, कोई बैंक से ले लेते हैं, कोई इन्वेस्टर उनके पास गाड़ियाँ दे देते हैं ताकि एक आमदन जो है वो माहाना आमदन जो है बनाई जा सके। लेकिन मुलजिमान ने
इनको भी चूना लगाने का तरीका ढूंढ लिया था। इनसे रेंट पे गाड़ी लेता था, जाली डॉक्यूमेंट बनाता था, एक जो गाड़ियां बेचने वाली साइट है उसके ऊपर गाड़ियां लगाता था। गाड़ियां तो नहीं वहाँ पे बेची जाती, वहाँ पे दुनिया की हर चीज़ बेची जाती है, लेकिन ये वहाँ पे गाड़ियां लगाता था। और उसके बाद गाड़ियां जब बेचने के लिए भी आपने सुना, मोहसिन जैसे बता रहा था कि फैमिली को साथ बुलाता था, कैश लेता था और रात के टाइम गाड़ी ज़्यादातर दिखाता था। बाबर की भी आपने बात सुनी कि बीच में गारंटियर था, लेकिन बाद में गारंटियर ही फ्रॉड कर गया और जो दूसरा गारंटियर था उसने कहा कि वो इसको जितना जानता था उन्होंने बता दिया। तो इसके अंदर एक सबक भी है कि जब आप कोई चीज़ कारोबार कर रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर लें ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें, क्योंकि गाड़ी आजकल पाकिस्तान में ख़रीदना एक ख्वाब सा ही बनता जा रहा है आम शहरी के लिए जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपने देखा कि बाबर 7 माह से गाड़ी अपनी गंवा कर बिल्कुल मुतमईन हो चुके हुए थे कि इनको गाड़ी नहीं मिलेगी और इन्होंने सब्र शुक्र कर लिया था, लेकिन खुशकिस्मती के मोहसिन की वजह से इनकी गाड़ी जो है वो मिल गई है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर फ्रॉड का जो तरीका है वो बिल्कुल मुनफरिद सा है कि रेंट के ऊपर गाड़ी ली जाती है, फिर उसके बाद उसके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और उसको गाड़ियां बेचने के लिए जो एक वेबसाइट बनाई गई है उसके ऊपर उसको अपलोड करके बेची जाती है। और इसके अंदर मुतअद्दिद लोग जो हैं वो मुलविस हैं और मुकदमा जो दर्ज किया जाता है वो 420, 468, 471 का दर्ज किया जाता है। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो 420, 68, 71 है उसके अंदर सज़ा क्या है और जो एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, रेंट वालों के साथ फ्रॉड किया जाता है, फिर बेचने वाले के साथ फ्रॉड किया जाता है, उसकी सेक्शंस क्यों नहीं लगाई जाती और सज़ा जो है वो किस तरह से मिलती है। राना साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि एक गिरोह जो है वो रेंट पे गाड़ी लेता है और उसको बाद में बेच देता है और तमाम डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ जो उसके अंदर जाली है। मुकदमा 420, 68, 71 का दर्ज होता है, इसमें मैक्सिमम सज़ा क्या है, कितना जुर्माना होता है और जो बाकी चीज़ें हैं जो मुतासरीन हैं उनकी दाद रसी के लिए क्यों कोई दफ़ा नहीं लगाई जाती? देखिए, जिस तरह अब नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक नित नई ऐप्स आ रही हैं और मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए बिज़नेस जो है वो फ़्लो कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसी तरह के प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह ये जो आपका प्रेजेंट केस है, देखें अगर गाड़ी चोरी हो तो वो 381A होता है, मगर इस जो आपका पर्टिकुलर केस है इसमें यह है क्योंकि वो गाड़ी तो लेते हैं लीगल तरीके से, उनके पास रेंट भी होती है, उसका पोजेशन उनके पास लीगल है क्योंकि उन्होंने वापस करनी होती है। उसके बाद वो गाड़ी के जाली कागज़ तैयार करते हैं, उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं या थ्रू ऐप्स बेचते हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर क्योंकि वो गाड़ी का पोजेशन उनके पास लीगल है, गाड़ी चोरी नहीं की होती, तो इसलिए वो पेपर्स तैयार करने की वजह से उनके खिलाफ 420, 468, 420 जो इट्सल्फ 471 या 467 अगर पेपर का यूजेज हुआ तो ये दफ़ात लगाई जाती हैं और इस केस में यही दफ़ात बनती हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो उसमें फ्रॉड का एलिमेंट है दूसरे के साथ, तो वो 420 भी इसीलिए है। ठीक, और ये है कि क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ जो जुर्म कमिट किया जाता है या जो हमारे जो कानून के अंदर जो दफ़ात मौजूद है, किसी की वायलेशन की जाती है पर्टिकुलर, तो उसके मुताबिक ही दफ़ात लगेंगी। अब जब गाड़ी चोरी होगी तो अब तो उसके लिए साथ डिफरेंट दफ़ात लगती हैं। अब इस केस में बिल्कुल सही दफ़ात लगाई जाती हैं और उसके मुताबिक बाकी है कि वो अगर वो बार बार उस ऑफेंस को कमिट कर रहा है तो जब तक ट्रायल हो कि उसे सज़ा नहीं मिल जाती, उसके बाद जब दूसरा केस आता है या तीसरा, उसमें फिर जय साहबान उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसको बिल्कुल 420, 68, 71 बेलेबल है नहीं जी, इसमें कुछ ऑफेंसेस बेलेबल हैं, मगर अगर ये आप अगर तीनों सेक्शंस को देखते हैं तो वो नॉन बेलेबल है। और इसमें सज़ा मैक्सिमम क्या है? सज़ा ये इसमें मैक्सिमम जो है वो 7 ईयर है। अच्छा, जिस तरह से ये सोशल मीडिया के ज़रिए यानी ऑनलाइन गाड़ी बेच रहे थे, तो इसमें साइबर क्राइम एक्ट भी लगेगा कि नहीं? देखिए, आपने की डोमेन बन जाएगी? देखें, जब आपने इसमें क्योंकि गाड़ी बेचना भी यहाँ पर उनका जुर्म नहीं है, क्योंकि पेपर तैयार हुए हैं गाड़ी में, ठीक है। और साइबर क्राइम के तो तब दफ़ात लगेंगी जब साइबर क्राइम की जो कानून है उसकी किसी शिक की वायलेशन की। लेकिन उनकी इंटेंशंस तो चोरी की मगर ये है कि अगर उधर हम अगर ये एक दफ़ा चले भी जाते हैं तो मगर फिर भी वहाँ पर भी जो ट्रायल है 420, 468, 471 के तहत ही होगा, क्योंकि पेपर्स की फॉर्जरी की गई है। और वो फिर जो हमारा एप्लीकेंट है वो उसकी अपने पे है कि वो अगर एक साइड पे जाते हैं दूसरी साइड पे जाता है, ठीक है, तो मगर उसको जो फॉरम है वो एक ही चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर वो अब पुलिस स्टेशन में जो हमारा जो है रवायती
जो थाने हैं, अगर उनमें वो जा चुका है तो फिर वो उसके बाद किसी और नहीं जा सकता। राना साहब, अगर मुख्तलिफ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है तब भी मुकदमा एक, यानी नहीं, ऐसा नहीं होता, एक मुकदमा नहीं होगा, हर गाड़ी का अलग मुकदमा होगा। तो उसमें फिर सज़ा कैसे मिलेगी? हर गाड़ी सज़ा हर गाड़ी, या क्लब कर दिया जाएगा? नहीं, क्लब नहीं कर दिया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर लेट सपोज उसने 10 फ्रॉड किए हैं तो 10 केसेस 10 FIRs दर्ज होगी हैं, उन 10 FIRs को इकट्ठा करके उस केस को इकट्ठा सुना जाए, मगर हर केस को अलग से सुना जाएगा और हर केस का अलग से मेरिट के ऊपर फैसला किया जाएगा। और बेल का फैसला भी ऐसी, और कल को अगर ट्रायल आता है उन केसेस का तो उसका फैसला भी उनके मुताबिक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि 420, 68, 71 जो है जब ये तीनों दफ़ात लग जाती हैं तो ये नॉन बेलेबल हो जाती है, और अगर मुलजमान जो है वो हैबिचुअल हैं और जब अदालत में केस जाएगा तो वहाँ पर जो है ये देखा जाएगा अदालत, मोहतरम अदालत की जानिब से कि अगर ये हैबिचुअल है तो उसके मुताबिक उनकी सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसमें क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे ये भी किया गया था कि साइबर क्राइम का बनता है कि नहीं बनता, लेकिन उन्होंने कहा कि गाड़ी जो है वो लीगली बेची जा रही है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जाली दिए जा रहे हैं, इसलिए अगर साइबर क्राइम में चले भी जाएंगे तो उसका नहीं है। और इसके अंदर मैक्सिमम पेनल्टी जो है, जो सज़ा है, पनिशमेंट, वो 7 साल है। अभी एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी बाकी है। ये वो था जिसने अपना जाली शनाख्ती कार्ड और जाली गारंटी दे के गाड़ियाँ जो थी ली थी। जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो जाली कार्ड बनाते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी बाकी है। और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी पुरुम्मीद है कि जल्द बाकी मुलजिमान को भी पकड़ लिया जाएगा। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर जब मुलजिम से पूछा है तो वो उसको सबसे आसान तरीका यही लगा कि उसने ऑनलाइन गाड़ी फ़रोख्त करने के लिए प्लेटफॉर्म को ढूंढा, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन होना बहुत मुश्किल है और लोग जो है वो आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। जब रेंटे कार का कारोबार करने वाले से पूछा तो उसने कहा कि उसके पास गारंटियर था इसलिए चला गया। जब ख़रीदार से पूछा तो उसने कहा कि जाना नहीं पड़ता, शोरूम्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, इसलिए ऑनलाइन गाड़ी पसंद करते हैं और उसके बाद उससे डील करते हैं और गाड़ी ख़रीद लेते हैं। इस सारे में फ़ायदे क्या हैं, ऑनलाइन गाड़ी ख़रीदने के नुकसानात क्या हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं या नहीं होते? हमारे साथ इस टाइम एक मशहूर शोरूम के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राना साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। राना तनवीर साहब, ये बताइएगा, बतौर शोरूम मालिक अगर आपसे पूछा जाए ऑनलाइन गाड़ी ख़रीदने के और शोरूम से गाड़ी ख़रीदने के फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? ये उमर भाई, होता ये है कि जब आप किसी शोरूम से या किसी प्रॉपर डीलर से आप गाड़ी शोरूम से ख़रीदते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो शोरूम वाला 1-2 गाड़ियों के लिए फ्रॉड करके भागेगा नहीं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसकी किसी भी चीज़ के, उसके ट्रैक बैक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मुझे 18 साल इस फील्ड में हो गए हैं तो मैं 2-4 गाड़ियाँ या 10 गाड़ियों के लिए किसी से मिस कमिटमेंट या कोई ऐसा प्रॉब्लम अपने बिजनेस के लिए मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप मेरे पास 18 साल पुराना कस्टमर भी आ जाए और मुझे कहे कि जी ये मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं या कोई और प्रॉब्लम उसको हो रहा है या पुलिस का कोई इशू बन रहा है या कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू है, तो वो मेरे से अगर चाहेगा तो मेरे पास सारा ट्रैक रिकॉर्ड निकलेगा कि ये गाड़ी मैंने कहाँ से ली, किससे आई और किसको डिलीवर की। और अगर खुदा न खासा उसके डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं तो वो मेरे पास आता है कि जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स गुम गए, तो मुझे इसकी डीलरशिप बता दें कि वो किस डीलर से गाड़ी बुक हुई थी, निकली थी, किसके नाम थी, तो वो भी रिकॉर्ड मेरे पास होगा। और फिर उसको अप्लाई करने के लिए उसी डीलर के पास जाना पड़ेगा, 3S के पास, एंड देन वो उसके डॉक्यूमेंट्स टोयोटा या होंडा या सुजुकी किसी भी कंपनी से होंगे तो वो उससे दोबारा नए डुप्लीकेट बन सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि डीलर से गाड़ी लेने, किसी प्रॉपर जगह से गाड़ी लेने का या शोरूम से लेने का फ़ायदा ये है। अक्सर ये होता है कि किसी भी ऑनलाइन कंपनी से ये जो एडवर्टाइज सोशल मीडिया या एडवर्टीजमेंट जो भी साइट्स बनी हुई हैं उस पर एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जो लोग इस नॉट बिजनेस लोगों को मिसगाइड करके और उनसे पैसे लूटना और फ्रॉड करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बहुत आसान सा काम है कि वो किसी किराए के घर पे बैठ जाएं या किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे कोई घर खाली पड़ा हुआ है, हफ्ते 10 दिन के लिए पकड़ा और वहाँ पे एडवर्टाइज़ कर दिया कि जी के मेरी गाड़ी की पिक्चर्स ली या रेंट पे गाड़ी ले ली या किसी ऐसे बंदे की किसी से उधार मांग के गाड़ी ले आए और उसको वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज़ किया, फ़ोन नंबर दिया
अब गाड़ी देखने के लिए आप कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, आप जाके या तो कहीं वो आपको पब्लिक प्लेस पे बुला लेंगे कि मैं बिजी था, मैं जा रहा था, मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे बीच में कहीं पे हम टाई अप कर लेते हैं, या रेंट पे गाड़ी ली और रेंट पे जगह ली और रेंट पे जगह लेके वहाँ पे 2 4 6 गाड़ियाँ रोटेट की और उतना सिक्योरिटी और मार्जिन नहीं होता कि जितने की प्राइस आप गाड़ी की, एक गाड़ी भी अगर आप 10 लाख 15 लाख रुपए की यूज़ गाड़ी बेच जाते हैं या नई भी गाड़ी बेच देते हैं तो आपने 4-5 गाड़ियाँ, इट मीन्स कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की और 5-7 लाख रुपए पे आपने दे दिया। कल को जब उस गाड़ी के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई मसला आ रहा है, किसी के साइन चाहिए ओनर के या कोई और चीज़ चाहिए, तो जब आप वापस वो लोग उस फ़ोन पे रब्ता करते हैं या उस एड्रेस पे जाते हैं तो पता लगता है कि फ़ोन बंद है और वो ये घर तो जी विकेट पड़ा हुआ था। या आप लोगों के पास कोई ऐसे केसेस आते हैं डेली, कोई सुनने में आता है कि किसी बंदे ने गाड़ी खरीदी और उसके बाद पता चला कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट जाली निकले या गाड़ी चोरी की निकलाई? और एक्चुअली हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, ना कभी वो हमसे कंप्लेन करता है या ना कोई एडवाइस करने, तो बहुत रेयर, कम 1 आधी 2 4 दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम है। अदरवाइज लोगों को जब हमारे पास ये एडवाइस लेने आते हैं कि जी गाड़ी हमने खरीदी साल पहले 2 साल पहले, अब वो बंदा राब्ते में नहीं है, वो जगह रीलोकेट कर गया हुआ है या कहीं शहर से बाहर चला गया है या कहीं मुल्क से बाहर चला गया है, तो उसका वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहा, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल रहा और हम ट्रांसफ़र करने से नॉर्मली यूजली क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग गाड़ी खरीद के उसी वक्त ट्रांसफ़र नहीं करवाते। एक तो सबसे बड़ा इशू ये है। सेकेंड इशू क्या आता है कि जी आपने गाड़ी खरीदी, उसने आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने, आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते। एक्साइज की अगर ऑनलाइन पोर्टल बना भी हुआ है तो उस पर सारी डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग नहीं निकल सकती। ना आपको जो घर पे गाड़ी बेच रहा है, ना आपको वो CAA पे गाड़ी ले जाके चेक कराने की वो परमिशन देता है, ना इतना वो कॉपरेट कर रहा होता है। तो इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाज़ लोग जेन्युइनली भी फंस जाते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि बेचने वाला ही गलत होता है और ख़रीदने वाला इनोसेंट होता है, बाज़ लोग बेचने वाला भी जेन्युइन होता है, ख़रीदने वाला जेन्युइन होता है, बट वो गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मनूवर करना भी आसान नहीं। मैंने अगर आपसे गाड़ी खरीदी और गाड़ी के अंदर कोई मसला आता है तो मैं आपको आके कह सकता हूँ कि जी मेरी गाड़ी है, तो आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन खरीदने के बाद आपको वली वारस कोई नहीं, और अगर बंदा हो जाता है और जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स का भी कहा तो डेफिनेटली रात के टाइम अगर मैंने गाड़ी की डील की है तो मैं अगले दिन सुबह जाके कराऊंगा और सुबह तक तो बंदा जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए क्योंकि आप लोगों की यहाँ पे जेल रोड के ऊपर यूनियन भी है, सारा कुछ भी है, तो जब लोग कोई आता है आपके पास दोस्त यार के लिए हमने ऐसे गाड़ी खरीदी थी, तो आप लोग मशवरा क्या देते हैं या जो लोग देख रहे हैं? लोगों को एडवाइस यही करते हैं कि नॉर्मली आप जो सोशल मीडिया पे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट सोशल मीडिया के ऊपर गाड़ी खरीदने से थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि कल को वो बंदा वहाँ पे है या नहीं है इसकी गारंटी आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि जी अपने घर के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपने मोबाइल फ़ोन का मुझे पूरा डाटा चेक कराओ। अगर ये चीज़ें आप, और कोई भी नहीं कराएगा, आपको जेन्युइन सी बात है कि कोई ये नहीं अपनी गाड़ी बेच रहा है, अगर कोई जेन्युइन बंदा भी है तो वो क्यों अपने घर की आपको डॉक्यूमेंट्स चेक कराएगा कि जी ये मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ या मैं ओनर हूँ इस घर का। जब आपके पास ये श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, तो कल को आपके साथ कुछ भी मिसहैप हो सकता है और ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं। ये हम पहले भी सुनते रहे, आज से 10-12 साल पहले, 8 साल पहले भी ये फ्रॉड होते रहे कि जी एक बंदे ने वहाँ पे गाड़ियाँ बेची और उसके बाद दोबारा वो बंदा डिसअपेयर हो गया, फ़ोन बंद और बाकी सारी चीज़ें। सो एडवाइजेबल ये है कि या तो किसी रिप्यूटेबल शोरूम से जिसका पता हो कि जी ये गाड़ियों का प्रॉपर शोरूम है, उससे गाड़ी खरीदनी चाहिए। शायद 10-20 हज़ार महंगी आपको मिल रही होगी, ऐसा भी नहीं है, हम मार्केट में बैठे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं कि हम मार्केट से ज़्यादा रेट पे गाड़ी बेच दें। हर मॉडल का, हर गाड़ी का अपना एक मार्केट वैल्यू है, थोड़ा ऊपर नीचे, उससे थोड़ा आप नेगोशिएट करते हैं, आपको अच्छी डील। लोगों को यही है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, लोग ऑनलाइन इसलिए गाड़ी खरीदते हैं कि वहाँ से वो जो शोरूम की कमीशन होती है वो बच जाती है तो वो गाड़ी खरीद ले। लेकिन शोरूम की कमीशन का भी इतना ज़रा इशू नहीं होता, वही होता ये है कि ये लोग वहाँ पे जिसने गाड़ी बेचनी होती है वो प्राइस की अट्रैक्शन इतनी देता है कि आप कहते हैं कि यार मुझे तो 50,000, लाख, 2 लाख गाड़ी सस्ती मिल रही है, आप उस लालच को में चले जाते हैं वहाँ पे। बट आप उस गाड़ी को कल को अगर आपके साथ खुदा ना खासा कोई बैठा हुआ बंदा फ्रॉड कर रहा है या कोई इस तरह, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, उसको ट्रैक ही नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, 18 साल का उनका तजुर्बा है इस फील्ड के अंदर और वो अपने तजुर्बे की रोशनी में यही बता रहे थे कि आप 10-20 हज़ार रुपये महंगी गाड़ी किसी शोरूम, अच्छे रिनोन शोरूम से जाके ख़रीद लें, डीलरशिप से ख़रीद लें,
लेकिन आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। आज के पूरे प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे दो, यानी इन्होंने भी लालच का जिक्र किया और जो रेंट वाला था उसने भी लालच का जिक्र किया। इंसानी फितरत है कि उसको कहीं ना कहीं पे कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो वो लालच में आ ही जाता है, लेकिन लालच की वजह से इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। पूरे प्रोग्राम में हमने देखा कि मुलजिमान ऐसे ही लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं जो सस्ती गाड़ी के लिए साइट के ऊपर जाके देखते हैं और उसके बाद मार्केट से अगर लाख रुपये 50,000 रुपये सस्ती गाड़ी मिल रही होती है तो उनको वो अट्रैक्ट करती है और वो मुलजिमान के शिकंजे में फंस जाते हैं। 15 से ज़ायद गाड़ियाँ तो मुलजिम अपने मुंह से मान रहा है कि उसने रेंट से लेकर लोगों को जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ बेची हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप उसमें वेरीफाई नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह जब आप वेरीफाई करने के लिए जाएंगे, ना तो मुलजिम होगा ना ही नंबर उसका ऑन होगा और आपको लाखों रुपए की अपनी हक हलाल की कमाई जो आपने कमाई है और या गाड़ी खरीदने के लिए जोड़ी है उससे हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए इनके मुताबिक यही है बेहतर कि आप किसी शोरूम से जाएं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो भी जाए कल को गाड़ी में तो आप शोरूम वाले को आके पकड़ सकते हैं कि गाड़ी जो है वो एक एसेट है और एसेट ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आप कभी भी लिक्विडेट करके अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। बिल्कुल एडवाइजेबल यही है कि शोरूम से गाड़ी खरीदें, या अगर आपने ऑनलाइन भी ख़रीदनी है तो ऐसी साइट ऑनलाइन भी मौजूद हैं जो आपको कस्टमर केयर देती हैं कि वो अपने तौर पे गाड़ी जो है सेल करवाती हैं, ताकि अगर खुदा ना खासा कोई इशू हो तो वो दें। लेकिन फिर बात वही है कि लालच में ना आइए, सस्ती गाड़ी खरीदने के चक्कर में अपनी कमाई जो है उसको ऐसे फ्रॉडियों के हाथों ज़ाया मत कीजिए। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।